दोस्तों नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है संस्कारी और समझदार बहू। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना सही है। अगर माँ होती तो कुछ संस्कार भी सिखाती। मैंने तो इससे बात करने के लिए भी अपने बच्चों को मना कर रखा है। मुझे तो कभी भी इसके लक्षण अच्छे नहीं लगे। मालूम नहीं कहाँ कहाँ नौकरी के बहाने घूमती रहती है, जाने क्या गुल खिला रही है। हम तो खुद हैरान रह गए जब इसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ देखा। इसके भागकर शादी करने की वजह से हमारी लड़कियां भी बिगड़ जाएंगी। ये सारी औरतें कविता के बारे में बात कर रही थीं। कविता के फ्लैट के थोड़ी ही दूर पर बहुत सी औरतें इकट्ठा होकर कविता के बारे में बातें कर रही थीं कि तभी सुलोचना जी भी बाहर निकलकर उन खड़ी हुई औरतों पर बरस पड़ी। खबरदार, जो मेरी बहू कविता के बारे में कुछ भी कहा तो। अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है तो मेरी कविता पर क्यों लांछन लगाती हो? तुम सब उसके संस्कार के बारे में क्या जानो? देवी है मेरी बहू तो। अपनी सासू माँ को बहुत जोर से उन खड़ी हुई औरतों पर चिल्लाते हुए सुना तो दुकान पर जाते हुए दूर निकलने के बावजूद भी कविता पीछे की ओर देखी। सासू माँ के इस तरह से प्यार, अपनत्व और विश्वास से भरे शब्द सुनकर कविता खड़ी खड़ी मुस्कुरा उठी और फिर अपने काम पर चल दी। बस स्टैंड से बस में बैठकर दुकान पर जाते हुए पुरानी बातें उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। माँ की मृत्यु के समय कविता केवल 12 साल की थी और भाई दीपक 4 बरस का। पापा खाना बनाकर देते थे। वह एक कंपनी में गाड़ी चलाते थे तो कई बार उन्हें अपने साहब के साथ कुछ दिनों के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। उस समय घर में केवल कविता और उसका भाई ही रहते थे। जाते हुए वह अक्सर पड़ोस वाली आंटी को बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह जाते थे, लेकिन क्योंकि यह उनका बाहर जाने का अधिकतर नियम हो ही गया था तो पड़ोसी भी कब तक ख्याल रखते। धीरे धीरे छोटी उम्र में ही कविता घर का काम करना और भाई का भी ख्याल रखना सीख गई थी। पापा यही सोचते कि सोसाइटी के लोग उसके बच्चों का ख्याल रख लेंगे। 12 वर्ष की उम्र में ही कविता गृहिणी बन चुकी थी। दोनों भाई बहन घर से थोड़ी दूर पर ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। फिर कुछ साल के बाद कंपनी बंद होने के कारण उसके पापा की नौकरी छूट गई थी। निराशा और आर्थिक तंगी के कारण कविता हिम्मत जुटाकर थोड़ी दूर पर मेन मार्केट में साड़ी के बड़े से शोरूम में नौकरी करनी शुरू कर दी थी और ऐसे चल पड़ा जीवन। 5वीं के बाद भाई को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। फिर कविता के पापा घर घर जाकर सेल्समैन का काम करने लग गए थे। इस तरह से किसी तरह घर का खर्च तो चल जाता था, लेकिन कविता की शादी के लिए कुछ भी नहीं जुड़ पा रहा था। इस चिंता के कारण उसके पापा का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता था तो कविता पापा को सांत्वना ही देती थी। वह उन्हें विश्वास दिलाती थी कि दीपक के बड़ा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। एक विजय नाम का लड़का भी उसी साड़ी की दुकान में काम करता था जहां पर कविता काम करती थी। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, दुकान के मालिक ने एक और बड़ी दुकान खरीद ली थी जो कि थोड़ी दूर पर ही था और इसके लिए कविता को बस से जाना पड़ता था। वह हमेशा समय से दुकान पर पहुंचती थी और दुकान का सारा काम बहुत सलीके से करती थी। इसीलिए मालिक का पूरा भरोसा था उस पर और विजय भी बहुत सालों से उसी दुकान पर काम कर रहा था। मालिक अक्सर उसे दूसरे शहरों में साड़ियों के सिलसिले में भेजते ही रहते थे। उस दिन जब मालिक ने विजय को 4 दिन की छुट्टी देने को मना करा तो वो बेहद परेशान था। मालिक उसे लुधियाना भेजना चाहता था और विजय छुट्टी चाहता था। उसको उदास देखकर जब कविता ने कारण पूछा तो विजय ने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। विजय ने यह भी बताया कि कुछ समय पहले माताजी को अस्थमा का अटैक पड़ा था। पापा के मृत्यु के कारण विजय 10वीं से आगे नहीं पढ़ सका। मालिक ने ही उसको अपने घर में सोने की जगह दे रखी थी। इसीलिए
वह मालिक के को जाने के लिए मना करके नाराज नहीं कर सकता था। बेहद दुखी मन से वह बोला, ना मैं माँ का ख्याल रख सकता हूँ और ना ही मालिक को खुश रख सकता हूँ। मेरी भी क्या जिंदगी है। तुम्हारी मम्मी अभी कहाँ हैं? कविता ने धीमी आवाज में पूछा। पूछने पर विजय ने बताया कि वह उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह वृद्धाश्रम में रहती हैं। कविता ने विजय को एक दूसरे की परेशानियों और दुखों से साझा होते हुए दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझने लग गए थे। कविता ने विजय को सुझाव दिया कि क्यों ना वह दोनों विवाह कर लें तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और कविता के घर में विजय की माताजी आराम से रह सकेंगी। वह दोनों मिलकर अपना काम अलग अलग भी शुरू कर सकते हैं। बाद में यदि जरूरत लगी तो वह अलग फ्लैट में भी किराए पर रह सकते हैं। विजय को कोई ऐतराज नहीं था। बस दूसरे दिन विजय अपनी माँ को लेकर कविता के घर गया। कविता के पापा को भी ये रिश्ता पसंद आया। कविता के पापा ने कहा कि घर में अगर विजय की माताजी रहेंगी तो यह घर हरा भरा हो जाएगा। दीपक की पढ़ाई भी उनके रहने के कारण अच्छे से हो सकेगी। पूरे परिवार के लिए इतनी जगह बहुत थी। दूसरे दिन मंदिर जाकर विजय और कविता ने विवाह कर लिया। दोनों के माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शादी के दूसरे दिन जब कविता सिंदूर लगाकर घर से बाहर निकली तो आसपास की औरतों को करने के लिए एक बात मिल गई थी, लेकिन कविता किसी की बात की कोई परवाह नहीं करती थी। उसके पापा भी खुश थे क्योंकि उनकी चिंता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। विजय भी अब कहीं भी साड़ियाँ लेने जाता तो कुछ साड़ियाँ अपने बिजनेस के लिए भी ले आता था, जो कि कविता के पापा सेल्समैन के जैसे काम कम मार्जिन पर बेचने लगे थे। इस तरह से घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती जा रही थी। विजय की माताजी के घर का ख्याल रखने की वजह से दीपक भी पढ़ाई में अच्छा ही निकल रहा था। घर में खुशियां और धन दिन दो गुना बढ़ रहा था। सासू माँ भी कविता को बहुत प्यार करती थी। यह सच है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, बल्कि दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। लेकिन जब कविता की सासू माँ ने उन सबको यह कहते हुए सुनाया कि अपनी बच्चियों पर विश्वास करो, बच्चे अच्छे संस्कार देखकर सीखते हैं, ना कि तुम्हारी बुराइयां सुनकर। मेरी बहू से ज़्यादा संस्कारी और समझदार कोई हो ही नहीं सकता। इतना सुन के औरतों की भीड़ अपने आप तितर बितर हो गई। सफल होने के लिए यही पहला नियम है कि जो कविता ने अपनाया, लगन से निरंतर अपने कार्य को करते रहना। अगर वो हमेशा यह सोचती कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद जीवन में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें।